हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट। एलएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दोनों पार्टनरशिप ही। तो चलिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, गुडविल क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ की कॉन्सेप्ट है इसमें आपको पढ़ने के लिए। तो जो है आज मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बेसिक बताता हूँ पार्टनरशिप का, फिर ये जो है ना एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो मुझे बताओ दोस्त कि पार्टनरशिप बोलते किसको हैं। सबसे पहले कुछ लीगल टर्म की सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन करती है। क्या बोलती है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried out by all or any of them acting for all। इसका मतलब समझिए। हाँ भाई, एंटीवायरस एक्सपायर हो गया, समझ गए। चलो मैं बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप रिलेशन है, कितने? एक से ज्यादा लोग। पार्टनरशिप कब होगा? जब एक से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है। उसमें से एक पर्सन को क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। करेक्ट है। तो पर्सन्स, जो पर्सन्स होंगे वो अगर एक साथ आए, किस लिए? कि हमको प्रॉफिट शेयर करना है, और अगर एक ने काम किया तो वो सब पे बाइंड होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लेते हैं आपका ग्रुप है, आपका ग्रुप में 10 लड़के हैं, सब एक साथ बैठते हो, क्लास करते हो, सब कुछ करते हो। एक का किसी से झगड़ा हो गया, सब लोग झगड़ने जाओगे? यही पार्टनरशिप। एक ने काम किया तो ये सब पे बाइंडिंग होगा। कोई दूसरा ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो नहीं किया था, ये तो उसने किया था, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में हैं। इसीलिए आप पार्टनरशिप में ये नहीं बोल सकते कि उसने किया था, मैंने नहीं किया था। जैसे आपका घर मान लेते हैं कि टॉप फ्लोर पे है, नीचे वाले फ्लोर पे आपसे कोई कपड़ा गिर गया, या मान लेते हैं कोई आपने जो गमला लगाया था वो गिर गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो मेरे बेटे ने किया था, मैंने नहीं किया था, इस घर से गया है। तो वो जो घर हो गया ना, एज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप। ओके। तो क्या वो अग्री कर रहे हो? प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्री कर रहे हो। और अगर एक काम कर रहा हो तो वो सब पे बाइंडिंग हो, या सब काम कर रहे हैं तो सब पे बाइंडिंग होगा ही। अगर एक भी काम कर रहे हैं तो सब पे बाइंडिंग है। तो बिजनेस करियर आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम, लेकिन क्या? एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया? पर्सन जो इंटर होगा पार्टनरशिप में वो क्या हो गया? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली इसको क्या बोल देंगे? फर्म बोल देंगे। ठीक है। जो एसेट होगा फर्म का वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी पार्टनर्स की। एंड पार्टनर्स जो है वो लायबल होंगे किसके लिए? लायबिलिटी के लिए, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी के लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। मैंने पीपीटी तो बनाया था दोस्त, किधर रह गया? रुको अभी एआई का भरपूर यूज करेंगे। ये सब भी सीखा करो दोस्त, कैसे होता है। बाकी सब चीज़ चलती ही रहेगी। ऐसी बात कर। आजकल एआई आने के बाद चीज़ें इतनी इजी हो गई, आपकी पढ़ाई, मेरा पढ़ाना, क्या बोलते हैं, आपका कोई काम, हर चीज़ इतनी इजी हो गई है, कुछ कहने का नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे बस एआई पे डालना है, भैया इसका मुझे स्लाइड्स बना के दे दो, वो स्लाइड्स बना के आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। मुझे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। तो चलो भैया, मैं क्या बोल रहा था अंग्रेजी में मैं ये बोलना चाह रहा था कि पार्टनर्स कौन होंगे? जो पार्टनरशिप में इंटर होंगे उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। और पार्टनरशिप फर्म कौन सा होगा?
पार्टनरशिप फर्म कौन सा होगा? जो कलेक्टिवली जो एक एंटिटी बनेगी उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे बात बताओ दोस्त कि पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है ना दोस्त कि इसकी जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड रहती है पार्टनर्स के लिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनर्स के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनर्स के लिए। बोला ये क्या हुआ? ये विशेषता है पार्टनरशिप फर्म की, जो इसकी लायबिलिटी रहती है। मतलब अगर मान लेते हैं कल को, सपोज कीजिए, बाद में आप पढ़ेंगे जब कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है। तो कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वहाँ पे जो पैसे लगाते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। यहाँ पे पार्टनर से बोल दिया। और वहाँ जो काम करते हैं एक्चुअली में उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो एक डायरेक्टर शेयर होल्डर सेम पर्सन हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि भैया ठीक है मेरे कंपनी के पास इतना एसेट है, इतना ही ले जाओगे। लेकिन कल को अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गई, ध्यान देना, कल को पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गई तो लायबिलिटी अगर ज़्यादा है तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी है कि वो फुलफिल करेगा, सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। समझ गए? और वो जो एसेट है ना उसके जॉइंट ओनर होंगे वो सारे पार्टनर्स। करेक्ट? एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे है आर्यन एंड राहुल की कहानी। आर्यन, अब देखो पार्टनरशिप लोग क्यों करते होंगे, या तो दो आदमी मिलकर फंड लगा रहे हैं, या एक के पास एक्सपर्टीज है, एक के पास पैसे हैं, या एक मान लेते हैं कि किसी को मार्केटिंग आती है, किसी को प्रोडक्शन आता है, किसी को क्या बोलते हैं फाइनेंस आता है। तो अगर अलग अलग सेक्टर में तभी ये होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरीके का कोई केस है। तो आर्यन जो है वो अच्छा बेकिंग कर लेता है, मास्टर बेकर है, और राहुल के पास फंड है, पैसे हैं, बाप का पैसा। ठीक है, लेकिन राहुल को पता नहीं कैसे ओपन करना है एक बेकरी। तो ये दोनों क्या बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है मेरा फंड तुम्हारा स्किल, दोनों मिल जाएं तो फिर क्या होगा, हम एक बेकरी बना लेंगे, क्रस्ट बेकरी, और प्रॉफिट हम शेयर कर लेंगे। क्योंकि अकेले ना तो तुमसे काम चल रहा है, अकेले ना हमसे काम चल रहा है, तो हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। दिस इज पार्टनरशिप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सेक्शन 4 में क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब क्या क्या हो गया सोचो तो, एटलीस्ट दो इंडिविजुअल होंगे। जब भी पर्सन्स बोलते हैं, बेसिक इंग्लिश, एक पर्सन की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही। कितने पर्सन हो सकते हैं मैक्सिमम? देखिए मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 100 भी लिखा हुआ है। बैंकिंग है, बैंकिंग के लिए 10 पर्सन हो सकते हैं, अदर्स के लिए 20 पर्सन हो सकते हैं। ये किसी और एक्ट में लिखा है, ये आपको लॉ वाले सर बताएंगे कहाँ कहाँ क्या लिखा है। अभी अपने को अकाउंट से इतना मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि एटलीस्ट दो इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या करने चाहिए, बेस्ड अपॉन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। क्या ओरल वैलिड है? हाँ वैलिड है, अगर आप प्रूव कर सको कि हमने इनको ये दिया था ये काम, और हमने बोला था कि हम 50% शेयर करेंगे, तो अनलेस अनटिल डिस्प्यूट ना हो तो वो ओरल भी वैलिड होगा। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, चैरिटी के लिए अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसको ट्रस्ट बोलेंगे, नॉट पार्टनरशिप। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। और म्यूचुअल एजेंसी, मतलब अगर किसी ने एक ने काम किया दूसरा उसका ऑनरशिप लेगा। मेरे घर से कोई अगर गमला गिरा है तो उसका ऑनरशिप लेंगे, हाँ ठीक है सॉरी मेरे घर से ये गमला गिरा था इसलिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ। तो एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर किसी ने एक ने भी काम किया या सब ने भी काम किया तो सबके लिए काम किया है। बाद में ये नहीं बोलेंगे कि मेरा तो ये काम ही नहीं था, हमने तो किया ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड का एक मेन चीज क्या बताया, एक कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट में क्या क्या रहता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, सारे पार्टनर इस पे साइन करते हैं। इसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रहता है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप जो कहते हैं ना, पहले ही लिख लो। लिख लो में क्या लिख लो कि मेरा नाम क्या होगा फर्म का। मान लेते हैं राम एंड श्याम ने एक फर्म खोला, उसने RSN एसोसिएट्स। श्याम ने बोला क्यों भाई, मेरा नाम पहले क्यों नहीं SRN एसोसिएट्स करो।
तो ये पहले ही फाइनल कर लो, बाद में डिस्प्यूट नहीं चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, भैया राम कितना लेके आएगा, श्याम कितना लेके आएगा, या क्या क्या चीज़ कोई लेके आएगा। हो सकता है कि राम बोले कि मेरा तो घर है, हम ये बिजनेस करने के लिए आपको शॉप का ज़मीन दे रहे हैं, शॉप के लिए पूरा ये घर दे रहे हैं, आप कैपिटल लगाओ। हो सकता है। प्रॉफिट रेशियो, कभी 50% नहीं तो फिर बोला क्या कि जिसने कम पैसे लाए उसको बोला 25%, बाकी को 75%, किसी को 5%, किसी को 95%। ये जो बड़े बड़े बिग फोर हो रहे हैं, डिलाइट, PwC, ये सब, इस सब में जो पार्टनर्स बनते हैं कितने परसेंट में बनते हैं? 1%, 0.1%। अगर आपको पार्टनर बन जाओगे, अगर आपकी 20-25 साल की जॉब हो गई PwC वगैरह में, तो आपको पार्टनर बना लिया जाएगा। तो वो पार्टनर कितने परसेंट का होगा? 0.1%, 0.5%, 0.25%, ऐसा कर सकते हैं। इट्स ओके, चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी ने कैपिटल दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलना है क्या, अगर मिलना है तो कितने परसेंट से मिलना है, ये सारी चीज़ें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। लेकिन हमने ये बोला कि ओरल भी तो चल सकता है, ओरल भी तो एग्रीमेंट हो सकता है ना। तो ओरल हो तो क्या होगा? अगर ओरल है तो सिंपली, अगर मान लो कहीं कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया है, कई पार्टनर्स ने लोन दिया है कि ले भैया हम लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, हम इतना पैसा तो हम कैपिटल के फॉर्म में दे रहे हैं और इतना पैसा लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है रिकवरेबिलिटी का। जब ये लिक्विडेशन में जाएगी ना, जब ये पार्टनरशिप खत्म होगी ना, तो सबसे लास्ट पैसा मिलेगा ऑनर को, पहला पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर को एंड लोन वाले को। इसीलिए अगर लोन है तो उस पर 6% का अलाउड है। अगर पार्टनर्स की सैलरी अलाउड नहीं है, अगर डीड साइलेंट है तो, लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स इतना सैलरी लेके जाएगा तो आप सैलरी दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं, डीड साइलेंट है तो नॉट अलाउड है, ठीक है। बाद में उसमें मॉडिफाई कर दो ना, किसने उसमें आपको पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए क्या कहीं रजिस्टर तो करना नहीं होता है। देखिए 2 तरीके के पार्टनरशिप होते हैं, मैं आपको क्या बताया, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ लॉ की चीज़ें। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में जो अपने डीड बनाया ना, बस चारों ने साइन किया रख लिया, नोटरी कराया रख लिया। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ, ये अपने एक्ट में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है ना, तो इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है इसमें भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो बोला अंतर क्या है? अंतर ये है कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप किसी पे केस नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप किसी पे केस कर सकता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बनाया सब, ये अनूप इंस्टीट्यूट है आपके, ठीक है। अनूप इंस्टीट्यूट और रितीश राज ने मिलकर बनाया AR & एसोसिएट्स, अनूप एंड रितीश, AR & एसोसिएट्स। अब ये AR & एसोसिएट्स है ना, हमने जस्ट एक कागज के पेपर पे बनाया और रख लिया अपने पास, रजिस्टर नहीं कराया। तो कोई आदमी मेरे ऊपर तो केस कर सकता है। मेरे जो मान लेते कि AR एसोसिएट के एक कस्टमर थे, हमसे खपाते, हम पे केस कर दिया, हम कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उस आदमी से खपाएं तो AR एसोसिएट्स अपने नाम से उस पर केस नहीं कर सकता, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में वो कर सकता है। ये अंतर है, ध्यान रखना। LLP भी पार्टनरशिप का फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलो अब क्या है ना कि जब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप आप कभी भी आप एंट्री ले सकते हो। हाँ, सारे यूनियनमस पार्टनर जो हैं, पहले पार्टनरशिप एंड कैसे होगा? एंड होगा कि सब लोग बोलेंगे कि भैया मुझे पार्टनरशिप खत्म करना है, यूनियनमस तो खत्म हो गया। अगर डीड में लिखा हुआ है, किसी एक ने भी बोला मुझे बाहर जाना है, तो वो बाहर जा सकता है, ठीक है। पार्टनर्स के लिए वो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर ये देखिए, पार्टनरशिप कई तरह के होगा। पार्टनरशिप एट विल मतलब मेरी मर्जी, मैं आज इस पार्टनरशिप से आज़ाद होता हूँ, बात खत्म, ठीक है। तो पार्टनरशिप वही डिजॉल्व हो जाएगी, फिर नया पार्टनरशिप बनेगा, ठीक है। डिजॉल्व हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी, फिर न्यू पार्टनरशिप का डीड बनेगा। बट अगर आपके डीड में लिख दिया कि भैया कोई पार्टनर्स गया लेकिन पार्टनरशिप डिजॉल्व नहीं होगा,
जितने पार्टनर से वो कैरी आउट करेंगे बिजनेस। अगर 4 पार्टनर थे, एक चला गया तो 3 मिलके करेंगे। ये अगर प्रॉपर लिखा हुआ है डीड में तब तो वो चलता रहेगा। नहीं कुछ बोल रहा है तो वो पार्टनरशिप पे ट्विल होगा। किसी एक ने भी बोला मैं जा रहा हूँ तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन जनरली पार्टनरशिप कब खत्म होती है? जब आपका यूनियनमस डिसीजन होता है। बट जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अब मुझे बताओ दोस्त कि एक फर्म चल रही है AR एसोसिएट, अनूप प्रीतिश एंड एसोसिएट्स। ये 3 साल 4 साल से चल रही है। हमने नाम बनाया, हमने अच्छा इसमें मान लेते कोचिंग ही चलाते हैं, हमने रीच किया, हमने स्टूडेंट जोड़े, सब कुछ किया। अब आते हैं एक मिस्टर एक्स, वो बोलते हैं क्या कि इसको ARX कर दो। हमने बोला वाह, नाम तो अच्छा सुनने में लग रहा है, लेकिन क्यों कर दो? मतलब भैया पैसा दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, पैसा तो मुझे ज़रूरत है, पैसे तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। कितने पैसे दोगे भाई? मतलब आपने कितने पैसे लगाए थे? हमने बोला सर हमने तो 5-5 लाख रुपए लगाए थे। तो मैं भी 5 लाख रुपए देंगे। मैंने बोला भाग यहाँ से, इतने दिन जो हमने मेहनत किए हैं वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? इतने दिन जो मैंने मेहनत किए, इतने दिन हमने डेली क्लासेस लिए, बच्चों को अट्रैक्ट किया, मार्केटिंग करी, ये सब कहाँ गया? ये बोला वो तो भाई वो तो नॉन मेजरेबल एक्सपेंसेस है ना। सपोज करो हमारा नाम बना AR एंड एसोसिएट्स, ठीक, पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट होगा यहीं से, AR एंड एसोसिएट्स, ठीक। तो ये जो नाम बना AR एंड एसोसिएट्स मार्केट में, इस नाम जो बना है, इस ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। तो इसका अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगा क्या? बोला नहीं। बोला ये जो मैंने नाम बनाया है इतनी मेहनत करके, इसका पैसा कौन देगा? हम 5 लाख में आपको क्यों लेंगे? सिंपल सी चीज़, एक कंपनी के शेयर 10 रुपये में लिए। आप बहुत सुनते होंगे ना कि MRF का शेयर अगर आपने 100 रुपीज़ में 1980 में खरीद लिया होता तो आज आपके पास 10 करोड़ रुपए होते। तो अब आप सोचो कोई आप शेयर होल्डर हो, आप बोलोगे भैया 1980 में तो 10 रुपये में इशू हुआ था, आज भी 10 रुपये में दो। वो बोलेगा भाग यहाँ से। क्यों भाग यहाँ से? क्योंकि मैंने इतनी सारी मेहनत करी, MRF ने पूरा साम्राज्य बनाया, ठीक है, इतना नाम कमाया। आज MRF के नाम पे पूरा एकदम, अगर MRF की टायर है तो अच्छा होगा। ये जो हमने एक नाम कमाया है, इसके लिए मेहनत लगी है, उसका पैसा कौन देगा? जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो प्रीमियम ऐड करती है। 10 रुपये का शेयर आज आपको ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार रुपये या जो भी है मार्केट रेट उसमें मिलेगा। तो ये क्या है? ये प्रीमियम है, उतने दिन से जो मेहनत किया उसका प्रीमियम है, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी, उसको पिछले साल कितने में लिया था? मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए में उसको लिया था राजस्थान रॉयल्स ने। अगले साल वो 1 करोड़ में बिकेगा क्या? अगले साल वो कम से कम 5 करोड़ 7 करोड़ में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्क है उस पर किसने किया? राजस्थान रॉयल्स ने किया। राजस्थान रॉयल को ये बेनिफिट होगा ना, वो 1 करोड़ में, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल से कोई और खरीदना चाहेगा तो उसको 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये किसका पैसा है भाई साहब? ये पैसा है ब्रांड का, ये पैसा है ट्रेडमार्क का, ये पैसा है रेपुटेशन का। तो अगर कोई आपके पास पार्टनर्स आ रहे हैं तो आप रेपुटेशन का भी पैसा लोगे। तो बोला रेपुटेशन का पैसा तो लेंगे, इसको बोलेंगे क्या? टाई पहन को बोलो ये दिस इज गुडविल, दिस इज माई गुडविल। आप बोलते उस लड़के की गुडविल अच्छा है, वो लड़का बहुत सीधा साधा है, हमेशा सबकी केयर करता है। अगर किसी या कोई लड़की है वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं रखती है, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो उसी को बनाऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज हर गुडविल, दिस इज हिज गुडविल। ओके, तो बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो उसी को बनाऊंगी। तो ये गुडविल है। ये जो गुडविल है ये कमाया जाता है, ये कमाया जाता है, कमाया, ठीक है। ब्रांड आप खरीद सकते हो। आज KFC है, KFC जो है एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, हीरा स्वीट्स तो होगा आपके यहाँ, हीरा स्वीट्स और नत्थू स्वीट्स। आप क्यों बोलते हैं हीरा स्वीट्स की मिठाई पसंद है? हीरा स्वीट्स एक ब्रांड बन गया है, ठीक है। और आप बोलते हो कि राजू मोमोज भैया के मोमोज, गणेश कचौरी के आपको कचौरी पसंद है। तो ये गुडविल है, गुडविल। गुडविल और ब्रांड में क्या अंतर है बताऊंगा। ये गुडविल है।
अगर उस कचौरी का नाम रख दे आयुर्वेदिक कचौरी, तो जो आयुर्वेदिक कचौरी होगी ना वो ब्रांड हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट का ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेस्ले जो मैगी बनाती है वो अच्छा है, लेकिन नेस्ले ने उस मैगी नूडल्स बनाती है वो अच्छा है, ये हो गई गुडविल। और नेशनल मैगी जो है, मैगी एक ब्रांड है, नेस्ले का एक ब्रांड है, समझ में आ रहा है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या है, रेपुटेशन, गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। अब एक बात बताओ यार, गुडविल आपका कोई एसेट है क्या? बोला सर ये कैश तो नहीं है, लेकिन इसके लिए पैसे मुझे मिलते हैं। गुडविल अगर मैं बेचूं, मतलब अगर कोई पार्टनर, आप पार्टनरशिप के एंगल से देखो, पार्टनर अगर कोई आ रहा है तो वो नॉर्मल तो लेके आएगा ही लाएगा, लेकिन कुछ गुडविल का भी पैसा लेके आएगा। बोला वो गुडविल का जो पैसा लेके आएगा ना, इससे पैसे तो मिलते हैं सर। तो ये मेरा क्या है, कैश नहीं है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो एसेट तो है, ठीक है। एसेट है तो किधर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। लेकिन ये कौन सा एसेट है, इसको मैं टच नहीं कर सकता, ये इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। अच्छा, गुडविल से होता क्या है? गुडविल से ये होता है कि आप 10 रुपए की कचौरी 50 रुपए में गणेश कचौरी की तरह चार्ज कर सकते हो, आप ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है। स्टारबक्स की कॉफ़ी, बाहर कॉफ़ी पियोगे 10 रुपए में, स्टारबक्स में आपको मिलेगा 150 रुपये में मिनिमम, तो वो क्या है 140 रुपये, वो गुडविल का पैसा है। और कब वैल्यू करेंगे, गुडविल कब वैल्यू करेंगे बताओ? जब मुझे कोई पार्टनर से इंट्रोड्यूस करना है या प्रॉफिट रेशियो चेंज करना है, ठीक है। कोई रिटायर हो गया, या अब मान लो मैंने बहुत मेहनत करी, रिटायर हो गया या मेरी डेथ हो गई, ठीक है, मैं पार्टनर हूँ, मेरी डेथ हो गई, तो मुझे सिर्फ मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ा ना मिलेगा, ये जो मेहनत का पैसा है, जो गुडविल बनाई है, हम सब ने मिलकर बनाई है ना, AR एसोसिएट्स में अनूप जी और रितीश जी ने मिलकर बनाई है ना। तो अगर मैं कल यहाँ से रिटायर हो गया तो मैं सिर्फ अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं लेके जाऊँगा, मैं बोलूँगा भैया मैंने इतनी जो मेहनत करके अपने फर्म को इतनी ऊंचाई तक ले जाए, उसका भी पैसा लाओ, ठीक है। अब गुडविल कैसे हम मेजर करें, गुडविल कैसे, कितना पैसा होगा? बोले यार इसका कोई मेजर तो है नहीं, बट आप एक काम करो, एक नॉर्मल चीज़ें कर लो, 3 मेथड है इससे कैलकुलेट कर लो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट इज वेरी इजी, लास्ट 3 साल का एवरेज लो या लास्ट 5 साल का एवरेज लो, जितना भी बोल रहा है, ठीक है, जितना भी उसको क्वेश्चन में दे देगा कि मुझे एन ईयर का एवरेज चाहिए, तो ये 3 साल का एवरेज मैंने ले लिया, 1 2 3, इसका एवरेज 50,000। और वहां पर क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि गुडविल में क्या 2 ईयर का परचेज है, 3 ईयर का परचेज है या 4 ईयर का एवरेज परचेज है, जितने ईयर का परचेज है उससे गुना कर दो, ये गुडविल का अमाउंट हो गया। अब सोचो किसी को 50% पार्टनरशिप चाहिए, तो मैंने बोला था 5 लाख रुपया तो वो लेके आएगा ही लाएगा, और 50,000 रुपया इसका भी लेके आएगा, इसका भी 50% वो लेके आएगा, बोलेगा ये गुडविल का पैसा मुझे दो। और ये गुडविल का पैसा कौन लेके जाएगा वापस? जिसने कमाया, जो रिटायर हो रहा होगा वो लेके जाएगा, नहीं तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। अब समझ रहे हो चीजें? या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको लेके जाएंगे, ये पैसा लेके, मान लो पर 5 लाख रुपया था, 5 लाख ऐसे समझते हैं कि 5 लाख रुपया मैंने 5 लाख लगाए थे, रितीश ने, अनूप ने 5 लाख लगाए थे, 10 लाख रुपया लगा के ये बिजनेस करा के। अब क्या हुआ, जब कोई एक, मैं रिटायर हो रहा हूँ तो ये 5 लाख रुपया तो मैं ले गया, लेकिन मैं गुडविल का भी तो पैसा लूंगा, मैंने जो इतने दिन मेहनत की है उसका मेरा मुझे कितना आएगा, 1 लाख रुपए की गुडविल है, 50,000 रुपये मैं और लेके जाऊंगा, और ये कौन देगा? जो इनकमिंग पार्टनर होगा या बिजनेस देगी। समझ में आ रहा? सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट बोला कि भाई एक बात बताओ यार, ये तो एवरेज प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर मैं एक गणेश कचौरी, ठीक है, और गणेश कचौरी के बगल में एक खोल दूं मैं बिना नाम का एक कचौरी वाला, सेम सेटअप एवरीथिंग, ठीक है, किसका ज़्यादा चलेगा दोस्त? गणेश कचौरी का ज़्यादा चलेगा। गणेश कचौरी प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उसका गुडविल बना हुआ है, यस गुडविल बना हुआ है। तो मुझे बताओ, जो इंडस्ट्री में उसके बगल में जो सिमिलर सेटअप में दुकान है, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा प्रॉफिट अगर गणेश कचौरी कर रहा है, उतने ही स्टाफ, उतने सब कुछ के साथ, तो इट मीन्स इसको ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है गणेश कचौरी को? उसके गुडविल की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। यही सुपर प्रॉफिट है। अर्निंग अबव द क्राउड, इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है ना,
उससे कितना एक्स्ट्रा आपने अर्न किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपने कितना किया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता अगर इंडस्ट्री में अगर हम कर रहे होते तो। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, अब इसको सुपर प्रॉफिट, अब जितने साल के लिए सुपर प्रॉफिट आपको खरीदना है, मान लेते मुझे बोलते 2 साल का सुपर प्रॉफिट है, तो हम इसको 1.5, जैसे यहाँ पे 2.5 लाख में एक्चुअल प्रॉफिट है, 1 लाख रुपये नॉर्मल प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए की मेरी सुपर प्रॉफिट है। अब ये कितने साल के लिए, मान लेते 2 साल के लिए खरीदना है, इंटू 2 कर देंगे तो 3 लाख रुपए मेरी गुडविल हो जाएगी। 1 साल के लिए खरीदना है तो 1.5 लाख रुपये गुडविल हो गई, इंटू 3 कर दिया 4.5 लाख, 4.5 लाख मैं गुडविल। समझे, एक तो वह एवरेज निकाल लिया, दूसरा हुआ कि एक्चुअल से कितना ज्यादा हुआ उसके बेसिस पे निकाल लिया। इसमें क्या एवरेज करना है क्या? नहीं, इसमें एवरेज नहीं करना है, इसमें लास्ट ईयर का निकालना है। हाँ, जो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इंडस्ट्री का एवरेज लेके निकालेंगे कि भाई कचौरी इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है, उससे ऊपर अगर है तो वो सुपर प्रॉफिट है। करेक्ट, सुपर प्रॉफिट समझ में आया। कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब एक कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड में ना हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, और उसमें माइनस कर देते हैं कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। तो जो वैल्यू आएगी ना, ये होगी गुडविल। मैं क्या बोला, आप सुनते होंगे ना, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। बोला हाँ ठीक है, ज़्यादा है तो क्या हो गया, रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लेते हैं कि 1 लाख करोड़ है, लेकिन कैपिटल एक्चुअल में कितनी 60,000 ही है। तो भाई बाकी का पैसा क्या है, गुडविल का पैसा है, ब्रांडिंग का पैसा है। बोला वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे सर? बोले वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन तनु बिट्स मनु। ओके, सो यू आर अ गुड क्वेश्चन में देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे। हमने क्या बोला ना, वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए ना हम क्वेश्चन में दिया रहेगा एवरेज प्रॉफिट। अगर मान लो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है, 1 साल का दिया है तो 1 साल का प्रॉफिट ले लेंगे। मुझे एक बात बताओ दोस्त, मैंने बोला कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कम से कम इस बिजनेस से 10% तो आना ही चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस बिजनेस से इंडस्ट्री में ट्रेंड है, 10% तो आना ही चाहिए। तो हमने क्या बोलेंगे इसको कि मुझे कितना आना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया आना चाहिए। या इसको 12% कर लो, 1,20,000 हो गया, करेक्ट है। तो मैं जो कैपिटल लगा रहा हूं ना दोस्त, मैं जो कैपिटल लगा रहा हूं, मैं जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लगा रहा हूं ना, ये कम से कम 12 लाख आना चाहिए। 10 लाख का 12 लाख आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचो, यही वैल्यू ऑफ बिजनेस है। ये जो मैं सोच रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं वो बताओ भैया कितना आना चाहिए मुझे। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं, अगर इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोले, अगर 1,20,000 रुपया है, ध्यान देना, अगर 1,20,000 रुपये मेरी प्रॉफिट है तो मेरी कैपिटल कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पहला बोला कि मैंने 10 लाख रुपया लगाया, मैंने बोला कि कम से कम मुझे 1,20,000 रुपया तो आना चाहिए, 12% मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न होनी चाहिए। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, अगर 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है तो कम से कम मेरा कैपिटल 10 लाख का होना चाहिए। बोला यस सर, ये तो समझ में आ गई। कैसे निकालेंगे? अगर मैं निकालूं ये A इंटू आर, या इसको बोले कैपिटल इंटू आर इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है तो मैं कैपिटल निकल जाएगा मेरा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू कैपिटल।
यही वैल्यू ऑफ बिजनेस है। अगर आज की डेट में मेरी प्रॉफिट से मान लेते 2 लाख रुपए है, 2,40,000 है, और मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो मेरे पास कैपिटल कितना होना चाहिए था? कैपिटल होना चाहिए था 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12% इज इक्वल टू 20 लाख। यही मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस है। ये करके देखो, 2,40,000 का 12% आ जाएगा, 20 लाख का 12% करके देख लो, 2,40,000 आ जाएगा। अब ये तो मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस है। अब गुडविल मेरा क्या आएगा? लेकिन मैं ये 20 लाख पे नहीं, ये 15 लाख पे ही कमा लिया हूं। मेरी आज की डेट में कैपिटल जो है ना वो 15 लाख ही है। जो 5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं ना, ये गुडविल के हैं। 5 लाख रुपए जो है ना, ये मेरे गुडविल के हैं। 5 लाख रुपए कम कैपिटल पे मैंने इतना कमा लिया। ये किस लिए है? ये गुडविल का पैसा है। समझ में आया? जस्ट थिंक ऑफ दिस। ये जो मैंने अभी बताया, इसको बैक करके आप अच्छे से सुनना, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरी एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो प्रॉफिट हुई है वो कितने कैपिटल पे होनी चाहिए, माइनस कितना कैपिटल है, वो हमारा गुडविल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।